तो इसके पहले अपन बात कर चुके हैं कि जीव प्रक्रम की। जीव प्रक्रम में हम क्या क्या चीजें देखेंगे भाई, श्वसन, गति, उत्सर्जन, सब कुछ हम देखेंगे। तो उसके पहले हम बात कर चुके हैं कि पौधों पोषण कितने प्रकार का होता है। ठीक है, तो पोषण दो प्रकार का होता है, स्वपोषी पोषण और परपोषी पोषण। ये हमने इसके पहले वाली वीडियो में बात कर चुके हैं। तो अब वीडियो स्टार्ट करने के पहले हम बता देते हैं कि पौधों में पोषण और अमीबा में पोषण, मतलब नेक्स्ट टॉपिक जो है वो अपन पढ़ेंगे। वीडियो स्टार्ट करने के पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि कौन सा पार्ट आपको दिक्कत आ रही है, तो उसको अगर दोबारा व्यवस्था की जाएगी आपके लिए। ठीक है, कंटिन्यू अब देखते हैं। अपना जो सेकंड पॉइंट है वो है पौधों में पोषण। पौधों में किस प्रकार से पोषण होता है। अब देखिए, पौधों में पोषण होता है प्रकाश संश्लेषण से। प्रकाश संश्लेषण से ही पौधे अपना भोजन बनाते हैं और फिर उसके बाद में अपनी जो सारी गतिविधियां करते हैं। कैसे करते हैं वो इसमें देखिए, सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित कर देते हैं। कौन करते हैं सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित कर देते हैं? कौन करते हैं? पौधे। कैसे करते हैं भाई, कैसे करेंगे? तो पौधे सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित कैसे करते हैं? तो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं, अर्थात सूर्य से आने वाली ऊर्जा को अपने अंदर अवशोषित करके वो किस प्रकार अपना भोजन बनाते हैं वो अपन इसमें बात करेंगे। तो वो इसमें किसका उपयोग करते हैं? प्रकाश संश्लेषण में कौन कौन से घटक महत्वपूर्ण है, अर्थात कौन कौन सी चीजें उनको चाहिए कि सही प्रकाश संश्लेषण होगा। ठीक है, तो वो है सनलाइट अर्थात सूर्य का प्रकाश, CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफिल मतलब जो कि पत्तियों में पाया जाता है, ये क्लोरोफिल, क्लोरोफिल पत्तियों में पाया जाता है, क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल पाया जाता है, जिसके कारण पत्तियों का रंग हरा होता है। किसके कारण? क्लोरोफिल के कारण। उसके बाद अगला है जल। अब देखिए, सनलाइट कहाँ से मिलेगी? प्राकृतिक चीज है, सूर्य से मिलेगी। कार्बन डाइऑक्साइड हमारे वायुमंडल में बहुत है, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत कोई कमी नहीं है, तो वहां से इसको अवशोषित करेगा। कब करेगा वो बताऊंगा। क्लोरोफिल, क्लोरोफिल पत्तियों में पाया जाता है, जिससे पत्तियों का हरा रंग होता है। H2O, खनिज, लवण और जल, जितने भी पौधे को आवश्यकता होगी मृदा से जड़ें अवशोषित करके तने को देगी, तना पत्तियों तक पहुंचा देता है शाखाओं के द्वारा। ठीक है, तो ये जो सनलाइट हो गया, ये हो गया। अब देखो, इस क्रिया में वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड और मृदा से खनिज लवण अवशोषित करके पत्ती में उपस्थित हरित लवक की सहायता से कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं एवं O2 को बाहर निकालते हैं, अर्थात O2 खाने में बनाते हैं वो। अब देखो, कार्बोहाइड्रेट्स का निर्माण करते हैं वो अपने लिए। किसके लिए करते हैं? खुद पौधे के लिए। पौधे खुद के लिए किसका निर्माण करता है? कार्बोहाइड्रेट्स का निर्माण करता है खुद के लिए, जैसे ग्लूकोज वगैरह का। और वो इसको किसके रूप में संचित करता है? वो इसको करता है मंड के रूप में संचित। तो मंड के रूप में संचित करता है किसको? कार्बोहाइड्रेट्स को। जैसे मनुष्य में किसके रूप में संचित होती है? मनुष्य में जब श्वसन होता है तो ऊर्जा किसके रूप में संचित होती है? ATP के रूप में। ठीक इसी प्रकार पादप भी तो पूरी ऊर्जा का उपयोग थोड़ी कर लेगा, पादप भी तो उसको बचा के रखेगा ना। तो पादप में वो स्टार्च अर्थात मंड के रूप में उसका ऊर्जा का संचय होता है। अब देखो, मैंने समीकरण के द्वारा दिखाया गया है कि ये वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड ली गई, फिर जल लिया गया, कहाँ से? जड़ों से। सनलाइट और क्लोरोफिल, सनलाइट जैसे ही सनलाइट अर्थात जब सूर्य का प्रकाश, अभी दोनों कैसे लिए देखते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड पौधे में कैसे पहुंची भाई? जब सूर्य का प्रकाश क्लोरोप्लास्ट में पड़ता है तो पत्तियों के द्वारा CO2 का अवशोषण किया जाता है। जब तक सूर्य का प्रकाश नहीं पड़ेगा तब तक पत्तियों के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण नहीं हो सकता। इसीलिए रात में कहा जाता है, वो आपने सुना होगा ना, गांव में बड़े बुजुर्ग बोलते हैं कि पेड़ों के नीचे रात को नहीं सोना चाहिए। क्यों नहीं सोना चाहिए? क्योंकि वो दिन में तो क्या कर रहे होते हैं? प्रकाश संश्लेषण कर रहे होते हैं, इसलिए वहां पे ऑक्सीजन बनी रहती है। लेकिन रात के समय पौधे शोषण तो करते हैं। शोषण में कौन सी गैस लेते हैं? ऑक्सीजन। पौधे शोषण करते हैं और वापस कौन सी निकालेंगे? कार्बन डाइऑक्साइड। ये बात ध्यान रखना, पौधे जब शोषण करेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड ही बाहर निकालेंगे, लेकिन पौधे जब भोजन बनाएंगे तो भोजन बनाते समय वो ऑक्सीजन बाहर निकालेंगे और कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण करेंगे वायुमंडल से। लेकिन जब वो शोषण करेंगे तब, पौधे जब शोषण करेंगे तब क्या करेंगे? ऑक्सीजन का ही उपयोग करेंगे, अर्थात ऑक्सीजन का ही उपयोग करेंगे पौधे जब शोषण करेंगे तब। तो देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड, अब कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से ली? वातावरण से ले ली। जब सनलाइट क्लोरोफिल के ऊपर पड़ेगी तो ये किसका अवशोषण करेगा? क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड का। कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण करेगा तो ये जल है। ये जल कहाँ से आया? जड़ों से। ठीक है, ये जड़ों से आएगा। उसके बाद में ये बना है ग्लूकोज। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि ये इसको संतुलित कर देते हैं, ये भी 6 हो जाएगा, ये भी 6 हो जाएगा और ये भी 6 होगा, ये भी 6 हो जाएगा। ठीक है, बाकी
अब बात करते हैं अपन अमीबा में पोषण। भाई अमीबा में किस प्रकार से पोषण होता है? तो इसके 4-5 स्टेप हैं। अंतर्ग्रहण, पाचन, अवशोषण, स्वांगीकरण और बहिःशोषण। अर्थात अंतर्ग्रहण का क्या मतलब होता है? देखिए अमीबा होता है एक कोश की जीव। कैसा जीव होता है अमीबा? एक कोश की जीव होता है अमीबा। अब एक कोश की जीव होता है तो ना तो इसके अंदर कोई पाचन तंत्र पाया जाएगा, भाई सिस्टमेटिक पाचन तंत्र इसके अंदर नहीं होता है। अमीबा के अंदर सिस्टमेटिक पाचन तंत्र नहीं होता है कि पहले इसको चबाया जाएगा, फिर ग्रास नली में जाएगा, फिर अपनी तरह आमाशय में जाएगा, फिर छोटी आंत, बड़ी आंत, फिर मलाशय, फिर गुदाद्वार द्वारा बाहर निकाल दिया जाएगा। इसमें ऐसा नहीं होता है अमीबा में। अमीबा में क्या होता है? अमीबा एक कोशिकीय जीव है। अब एक कोशिकीय जीव एक ही कोशिका से सब कुछ करता है। वो गति भी उसी से करेगा, वो भोजन भी उसी से करेगा, अवशोषण भी उसी से करेगा, शोषण भी उसी से करेगा और उत्सर्जन भी उसी से करेगा, एक ही कोशिका से। तो सबसे पहले क्या होता है कि जैसे मान लो अमीबा है, एक कोश की जीव है। अर्थात एक बात और, अमीबा का आकार कभी भी निश्चित नहीं रहता है। अमीबा हमेशा आकार बदलती रहती है। ठीक है, आगे देखते हैं। अमीबा अमीबा जो है ये एक अमीबा है। अब इसको एक खाद्य कण दिखा यहाँ पे, दूर दूर पे इसको खाद्य कण दिखता है। ठीक है, तो ये क्या करेगा अमीबा? उसकी तरफ गति करता है। अर्थात अब ये इसकी बात करें अंतर्ग्रहण की। अंतर्ग्रहण मतलब अंदर कैसे लेगी अमीबा, उसकी बात कर रहे हैं। खाद्य, अभी इसको एक खाद्य कण दिख गया, कहीं दूर दिखा है, अमीबा में केंद्रक है और ये अमीबा है और यहाँ पे क्या भरा रहता है? कोश का द्रव्य भरा रहता है इसमें। ठीक है, इसमें कोश का द्रव्य भरा हुआ है। अब जैसे ही अमीबा क्या होगा, इसको खाद्य कण दिखा तो अमीबा क्या करेगी? इसकी तरफ गति करेगी, खाद्य कण की तरफ। अमीबा ने इसकी तरफ गति की। अब गति करने के बाद में अमीबा क्या होगा? अमीबा खुद में पादप बनाएगी, खुद के शरीर में। खुद के शरीर में अमीबा क्या करेगी? पादप बनाएगी, अर्थात ये कूटपाद बनाएगी। जैसे कि ऐसे बना लिया उसने, उस भोजन को अपने अंदर लेगी, अपनी कोशिकाओं में जगह बनाएगी, क्योंकि अमीबा विखंडन भी ऐसे टूट जाती है, बीच में से पुत्री कोशिकाओं का निर्माण हो जाता है। तो उसी प्रकार पाचन करने के लिए ये क्या करेगी? पादप बनाएगी, कूटपाद जिनको बोलते हैं, और भोजन के कण को अंदर लेगी। मतलब भोजन के कण के बराबर के पादप बनाएगी बनाएगी ताकि वो अंदर आ जाए। अब मान लो जैसे ही भोजन का कण ये अंदर अंदर ले लिया इसने, तो यहाँ से दोनों टूट के और ये दोनों मिल जाएगी और ये पूरी एक हो जाएगी। यहाँ से अंदर ये दोनों मिल जाएगी और ये पूरी हो जाएगी। तो ये क्या हुआ? इसमें अंतर्ग्रहण हो गया भोजन का। ठीक है, क्या हुआ? भोजन का अंतर्ग्रहण अमीबा में हो जाता है। कैसे? ये इसको खाद्य कण दिखेगा, खाद्य कण दिखेगा तो फिर ये कहाँ जाएगा? उसके पास जाएगी अमीबा गति करके उसके पास जाने के बाद में कूटपाद और पादप, कुछ भी बोल सकते हैं आप, या तो पादप बोल लो या कूटपाद बोल लो। कूटपाद और पादप बनाएगी और भोजन के कण को अंदर ले लेगी। अंदर लेने के बाद में उसको अंदर ले लिया, अब होता है पाचन। तो इसकी बात करें इसमें पाचन कैसे होता है, तो इसमें पाचक एंजाइम पाए जाते हैं। तो पाचक एंजाइमों के द्वारा इसका पाचन कर दिया जाता है। ठीक है, पाचन करने के बाद में इसमें भी जितने भी होते हैं रिक्तिका वगैरह, तो उसका अवशोषण हो जाता है वहां पे। अवशोषण भी वही होगा जीव द्रव्य में, अर्थात कोशिका द्रव्य में जिसका अंदर होता है, उसी में इसका अवशोषण हो जाएगा। स्वांगीकरण अर्थात ये वृद्धि भी तो करेगी। भाई पोषण किस लिए करता है इंसान? वृद्धि के लिए करता है, तो ये वृद्धि भी तो करेगी। तो ये स्वांगीकरण अर्थात वृद्धि कर लेगी। और बहिःशोषण, अब होता है क्या? भाई हमारे अंदर तो क्या उत्सर्जन तंत्र भी पाया जाता है, ताकि जो भी अपशिष्ट वस्तु हैं उनको हम उत्सर्जित कर देते हैं बाहर। लेकिन इसका क्या है? इसमें उत्सर्जन कैसे होगा? तो इसमें उत्सर्जन कैसे होगा? ये अपनी ये जो भित्ति कोशिकाएं होती है ना, इनके द्वारा ही ये बाहर जितना भी इसमें पाचन हो गया, पाचन के बाद में जब जो भी अपशिष्ट बचता है उसको इसके दीवारों के माध्यम से बाहर फेंक दिया, अर्थात जो भी अपशिष्ट बचता है वो इसकी दीवारों पे आगे लग जाएगा। आगे लगने के बाद में दीवारों के द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। इस प्रकार से अमीबा में पाचन होता है। ठीक है, आप लिख सकते हैं इसको सारे को। तो नंबर 4 पॉइंट है अपना पाचन तंत्र। पाचन होता है क्या? तो मनुष्य में पाचन के लिए एक पूरा तंत्र होता है। पहले भोजन को चबाया जाता है, फिर आमाशय में पहुंचाया जाता है, फिर वहां से छोटी आंत, फिर बड़ी आंत, फिर मलाशय, फिर गुदोद्वार, ऐसे निकाल दिया जाता है। लेकिन उसको उस पूरे प्रक्रिया में किस प्रकार से हमें पोषण होता है उसके बारे में हम पढ़ेंगे, पाचन तंत्र के बारे में। ठीक है, तो पहले सबसे पहले परिभाषा होती है, तो भोजन के जटिल अणुओं को, अर्थात जो अपने खाया है उन अणुओं को, भोजन के जटिल अणुओं को सरल अणुओं में परिवर्तित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? पाचन कहलाती है। कैसे होती है पाचन की परिभाषा? देखिए, भोजन के जटिल अणुओं को रासायनिक क्रियाओं एवं एंजाइम की सहायता से सरल एवं घुलनशील अणुओं में बदलना पाचन कहलाता है। रासायनिक क्रियाओं और एंजाइमों के द्वारा, रासायनिक क्रिया और एंजाइमों के द्वारा जटिल अणुओं को सरल अणुओं में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? पाचन कहलाती है।
क्या कहलाती है? पाचन कहलाती है। अब घुलनशील अणु में बदलना, भाई घुलनशील अणु में क्यों बदला गया भाई? तभी तो शरीर उसका अवशोषण करेगा, ठीक है। लेकिन अब जो ये आहार नाल है, अब ये पूरा पूरा कहाँ पे होता है? आहार नाल में। भाई पाचन कहाँ होगा? पाचन अलग अलग भागों में होगा। जो हमारा पाचन तंत्र है उसके अलग अलग भाग है, तो सभी अलग अलग भागों में होगा। तो मुख्य 6 भाग होते हैं किसके? पाचन तंत्र के। तो वो कौन कौन से भाई? अपनी आहार नाल जो होती है ना, इसकी लंबाई होती है समथिंग 6 से 9 मीटर टोटल। मुख गुहा से 6 से 9 मीटर इसकी टोटल लंबाई होती है किसकी? आहार नाल की। यहाँ मुख गुहा से और गुदा द्वार तक जो है अपने आहार नाल की लंबाई होती है ना, वो होती है 6 से 9 मीटर, मुख गुहा से और गुदा द्वार तक, ठीक है। अब इसमें बात करते हैं अपन की आहार नाल के कौन कौन से मुख्य भाग हैं, ठीक है। तो आहार नाल के मुख्य भाग, पहला है मुख। तो मुख में क्या होता है? मुख में भोजन को चबाया जाता है, लसलसा किया जाए, उसके बारे में पढ़ेंगे। ग्रसिका मतलब किस प्रकार ये भोजन को आमाशय तक पहुंचाती है। आमाशय में भोजन के साथ क्या होता है, छोटी आंत में क्या होता है, बड़ी आंत में क्या होता है और गुदाद्वार में क्या होता है, ठीक है। तो ये हम पढ़ेंगे आगे। चलो इनको देखिए। और इस प्रकार होता है हमारा जो है पाचन तंत्र, इस प्रकार का होता है। तो ये मुख गुहा यहाँ से होता है, मुख गुहा में भोजन गया है ग्रसिका, ये अर्थात ग्रसनी भी इसको बोल सकते हैं। ग्रसनी से आमाशय में आएगा, आमाशय से छोटी आंत में, छोटी आंत से बड़ी आंत में, बड़ी आंत से मलाशय गुदाद्वार होता हुआ भोजन को बाहर निष्कासित कर दिया जाए। जो भी अपशिष्ट बचता है उसको अभी पढ़ेंगे अपन इसके बारे में। तो मानव पाचन तंत्र का अपना अगला भाग है, मतलब अगले अगर बात करेंगे अपन तो वो है आहार नाल के भाग। भाई आहार नाल के भाग कौन कौन से? तो सबसे पहले आता है मुख, मुख गुहा, जो कि यहाँ होता है, यहाँ। इससे क्या करते हैं अपन? इससे भोजन को चबाया जाता है मुख गुहा में दांतों के द्वारा। दांत 4 प्रकार के होते हैं, दांतों के द्वारा भोजन को चबाया जाता है। जीभ के द्वारा लसलसा किया जाता है, उसमें लार मिलाई जाती है, और लार मिलाई जाती है। जो हमारे शरीर में 3 जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती है, टाइलिन का स्त्रवण करती है। किसका स्त्रवण करती है? टाइलिन का। तो जो हमारी दांतों के द्वारा भोजन चबाया जाता है और जीभ के द्वारा उसको मतलब मिला दिया जाता है लार को एक एक दूसरे में। दूसरी बात, जीभ का क्या काम होता है? जीभ का काम होता है स्वाद चखने का, जो कि वो काम जीवा करती है। उसके बाद अपनी जो लार है, लार में क्या पाया जाता है? टाइलिन पाया जाता है। उसके बाद अगला अगला भाग आता है ग्रसिका। ग्रसिका मतलब ये जो भाग है, ये यहाँ तक हो गया मुख गुहा, यहाँ तक हो गया मुख गुहा। ये मुख गुहा हो गया, ये मुख गुहा। अब इसकी बात करेंगे ग्रसिका की, मतलब आमाशय के यहाँ से और यहाँ तक की। ये क्या है? ये ग्रसिका है, ग्रसनी इसको बोल सकते हैं अपन। ये क्या है? ये ग्रसिका है। अब देखो ग्रसिका में ज्यादा कुछ नहीं होता है। जो भोजन मुंह में चबाया गया और लसलसा किया गया है, उस भोजन को कहाँ पे पहुंचा दिया जाता है? आमाशय में। तो भोजन को मुख से और आमाशय तक पहुंचाने का काम किसका होता है? ग्रसिका का होता है। अब देखो ये ये कैसे पहुंचाती है भाई? निगलारे से थोड़ी पहुंच जाएगा। इसमें गति पाई जाती है, क्रमानुकुंचन गति। क्रमानुकुंचन गति, ये इस गति के द्वारा भोजन कहाँ पहुंचता है? आमाशय में पहुंच जाता है। इस गति के द्वारा भोजन कहाँ पहुंच जाता है? आमाशय में पहुंच जाता है। तो कर्मानुकुंचन गति इसमें लगातार होती रहती है। इसमें क्या, हमारे पूरे पाचन तंत्र में कर्मानुकुंचन गति चलती रहती है, जिससे भोजन आगे बढ़ता रहता है, एक जगह से दूसरी जगह से, मुंह से ग्रसिका, ग्रसिका से आमाशय में पहुंच गया, आमाशय से आगे पहुंच जाता है। अब देखो, अब बात करते हैं आमाशय की। आमाशय क्या होता है भाई? आमाशय आहार नाल का सबसे चौड़ा भाग होता है। कैसा होता है? आमाशय आहार नाल का सबसे चौड़ा भाग होता है। इसमें क्या होता है? इसी में हमारा सारा भोजन आगे स्टोर होता है, ठीक है। अब इसमें है क्या कि इसमें पाई जाती है जठर ग्रंथि। आमाशय में जठर ग्रंथि पाई जाती है, जठर रस का स्त्रवण करती है, ठीक है। अब फिर इसमें जो पेप्सिन होता है प्रोटीन का पाचन करता है। किसका पाचन करता है? प्रोटीन का पाचन करता है पेप्सिन। लेकिन इसमें समस्या क्या है कि पेप्सिन, ये जो पेप्सिन होता है, ये किसका पाचन करता है? प्रोटीन का। प्रोटीन का पाचन करेगा ये, लेकिन ये प्रोटीन का पाचन कब करेगा? जब इसको अम्लीय माध्यम मिलेगा। ये प्रोटीन का पाचन तभी कर सकता है जब इसको अम्लीय माध्यम करे, अम्लीय माध्यम मिलता है, अम्लीय माध्यम मिलेगा। अम्लीय माध्यम मिला इसको, अब वो क्या करेगा? जठर रस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भी स्त्रवण करेगा। तो ये हो गया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। अब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या करता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भोजन के साथ अगर कोई जीवाणु आ जाते हैं, बुरे अच्छे कुछ कैसे भी हो, तो सबको मारने का काम करता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। अब देखो,
ये इतना घातक होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कि अगर त्वचा पे गिर जाए तो उसको जला दे, लेकिन फिर भी अपने आमाशय में ये पाया जाता है। यहाँ पे क्या पाया जाता है, हमारे आमाशय में पाया जाता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। इसमें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है, इसको HCl भी बोलते हैं। अब ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जब इतना घातक है तो अपन ये भी तो सोच सकते हैं कि भाई हमारे पेट में पाया जाता है, लेकिन अब तक इसने कोई भी दिक्कत क्यों नहीं करी, या हमारे जलाए क्यों नहीं हमें। जब हम ये बोल सकते हैं कि स्किन पे गिर जाए तो जला सकता है, लेकिन इसने अब तक क्यों नहीं जलाया, बहुत खतरनाक एसिड होता है। तो ये क्यों नहीं जलाता है, इसके साथ एक और चीज होती है श्लेष्मा। ये श्लेष्मा क्या करती है, ये श्लेष्मा हमारे पूरे पाचन तंत्र की हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से सुरक्षा करती है। कौन करती है, श्लेष्मा करती है। अब देखो, आपने देखा होगा जब भी हमें उल्टी होती है तो उल्टी के पहले एक तरल द्रव मुंह में आ जाता है। उल्टी के पहले, जब अभी तक आपने शायद ऑब्जर्व नहीं किया हो, लेकिन अब ऑब्जर्व करना, जब भी आपको उल्टी होगी उल्टी के पहले एक तरल द्रव मुंह में आ जाता है। वो तरल द्रव क्या, तो श्लेष्मा ही होता है। वो किससे रक्षा कर रहा है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से, क्योंकि उल्टी कहाँ से हुई है, आमाशय से भोजन वापस आ रहा है। इसी वजह से ये श्लेष्मा पहले मुंह में आ जाती है, ताकि यह हाइड्रोक्लोरिक अम्ल अपने किसी भी अंग को नुकसान ना पहुंचाए, वरना ये तो अपन को जला देगा। ये हो गया। अब इसके बाद बात करते हैं आमाशय के सामने एक ये पाया जाता है यकृत, जिगर भी बोलते हैं इसको, जिगर बोलते हैं ना, आओ तेरे जिगर में दम हो तो आ जाना, ये वही जिगर है। अब भाई ये किसके जिगर में कितना दम है आप लोगों को पता होगा। तो ये जो यकृत होता है, यकृत क्या है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। क्या है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, और ये पित्त रस का स्त्रवण करती है। इससे क्या होता है, वसा का पाचन होता है। वसा की बड़ी गोलियों का पाचन किससे होता है, इसी पित्तरस के द्वारा होता है। अगर ये पित्तरस स्त्रवण नहीं होगा तो वसा की बड़ी गोलियों का पाचन नहीं कर सकते। जैसे कि आप घी खाते हैं तो घी का पाचन इसके बिना होगा ही नहीं, पित्तरस के बिना। तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, ये यकृत है। यकृत मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। इससे पित्तरस का स्त्रवण होता है, किसका, इससे यहाँ पे लिख देते हैं पित्तरस का स्त्रवण। ये पित्तरस स्त्रवण, पित्तरस का स्त्रवण किससे होता है, हमारे यकृत से। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि, उससे छोटी हल्की, उससे थोड़ी सी छोटी अग्नाशय ग्रंथि। ठीक है, तो सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी, मानव शरीर की यकृत ग्रंथि, जिससे पित्तरस का स्त्रवण होता है और वसा के पाचन में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका ये निभाती है। अगर पित्तरस का स्त्रवण यकृत नहीं करेगा तो वसा का पाचन नहीं होगा। ठीक है, अगला देखते हैं अभी। तो अभी हमने बात की थी यकृत की, यकृत के जस्ट आगे है ये अग्नाशय ग्रंथि, ये अग्नाशय ग्रंथि। ठीक है, अब अग्नाशय ग्रंथि क्या है, ये वैसे तो हमारे शरीर में जितने भी ग्रंथियां पाई जाती है वो या तो बहिस्रावी होती है या अंतःस्रावी होती है, मतलब दोनों नहीं होती, जबकि लेकिन अग्नाशय ऐसी ग्रंथि है जो बहिस्रवण भी करती है और आंतरिक स्रवण भी करती है। बहिस्रवण में क्या करता है, एंजाइम, और अंतःस्राव में हार्मोन, इंसुलिन। अब देखो, ये तो कर दिया इसने, बहिस्रावी भी है और अंतःस्रावी भी है। कौन सी ग्रंथि है, अग्नाशय ग्रंथि है। हार्मोन, इंसुलिन, अगर इंसुलिन कम हो जाएगा तो हमारे ब्लड प्रेशर करा की कमी आ जाती है। एमाइलेज एंजाइम, अब देखो ये जो एंजाइम इससे निकलते हैं वो क्या है, एमाइलेज एंजाइम। एमाइलेज एंजाइम कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है, ट्रिप्सिन और पेप्सिन प्रोटीन का करता है। वैसे तो पेप्सिन करता है, लेकिन पेप्सिन को क्या है, पेप्सिन को अम्लीय माध्यम की आवश्यकता होती है प्रोटीन का पाचन करने के लिए। पेप्सिन को अम्लीय माध्यम की आवश्यकता होती है, जबकि ट्रिप्सिन बिना अम्लीय माध्यम के प्रोटीन का पाचन कर देता है। उसके बाद में लाइपेज आता है, लाइपेज क्या करता है, ये लाइपेज भी वसा का पाचन करता है। किसका पाचन करता है, वसा का पाचन करता है। अब उसके बाद में आती है आमाशय, हम पढ़ चुके हैं। आमाशय के बाद में हमने यकृत पढ़ा, भाई यकृत से पित्त से स्रावित होता है। ये आमाशय सॉरी ये शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, इससे पित्त से स्रावित होता है, और ये वसा के जो बड़ी गोलियां होती है उनका पाचन करता है। उसके बाद में अग्नाशय ग्रंथि आ गई, बहिस्रावी और अंतःस्रावी दोनों प्रकार की ग्रंथि है। ये बहिस्रावी एंजाइम स्रावित करती है, जो बहिस्रावी ग्रंथियां हैं वो सब एंजाइम स्रावित करेगी, और जो अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं, अंतःस्रावी ग्रंथियां वो हार्मोन स्रावित करती है, सभी ग्रंथियां। ठीक है, उसके बाद में एमाइलेज हो गया, एमाइलेज प्रोटीन का पाचन करेगा, ट्रिप्सिन और पेप्सिन प्रोटीन का पाचन करेंगे, सॉरी एमाइलेज कार्बोहाइड्रेट्स का पाचन करेगा, ट्रिप्सिन और पेप्सिन प्रोटीन का पाचन करेगा। लेकिन पेप्सिन जो है अम्लीय माध्यम में ही प्रोटीन का पाचन करेगा, जबकि ट्रिप्सिन ट्रिप्सिन को किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। उसके बाद में लाइपेज किसका पाचन करता है, वसा का पाचन करता है। अब आ जाते हैं अपन छोटी आंत में, भाई छोटी आंत में क्या होता है, तो छोटी आंत भोजन का सबसे अधिक पाचन, और सबसे अधिक पाचन का होता है
छोटी आंत में होता है। और भोजन का अवशोषण भी क्या होता है, छोटी आंत में होता है। छोटी आंत में क्या रसांकुर पाए जाते हैं, छोटे छोटे रसांकुर पाए जाते हैं, जो उंगलियों के समान उभरी हुई प्रवर्ध संरचना होती है उनकी। जैसे अपना वो टावेल आता है ना, उसमें उभरी हुई होती है, सेम वैसे उभरी हुई संरचनाएं होती है, जो उस पचे हुए भोजन को क्या करती है, अवशोषण कर लेते हैं, वो उभरे हुए रसांकुर, और कोशिकाओं तक पहुंचा देते हैं। उसके बाद में जो बचता है उसको कहाँ भेज दिया जाता है, बड़ी आंत या वृद्धांत्र में भेज दिया जाता है। कहाँ पे भेज दिया जाता है, बड़ी आंत वृद्धांत्र में भेज दिया जाता है। वृद्धांत्र का कोई काम नहीं होता है, बड़ी आंत में सिर्फ एक काम होता है, वो भी जल का अवशोषण। वृद्धांत्र में क्या होता है, सिर्फ जल का अवशोषण होता है और इसके अलावा कुछ भी नहीं होता है। किसमें, बड़ी आंत में। बड़ी आंत में सिर्फ जल का अवशोषण होता है। अब गुदाद्वार, गुदाद्वार में क्या होता है, गुदाद्वार, अब मान लो जल का अवशोषण होने के बाद में भोजन को कहाँ पहुंचा दिया जाता है, मलाशय में पहुंचा दिया जाता है। कहाँ पहुंचा दिया जाए, मलाशय में। मलाशय से गुदाद्वार पे भोजन गुदाद्वार में भेज जाता है, गुदाद्वार के द्वारा अपशिष्ट जो भी बचता है उसको शरीर के बाहर निकाल दिया जाता है। अभी देखो ये यहाँ पे पाई जाती है अग्नाशय, और ये यहाँ से ये पूरी क्या है सबसे, और हाँ शरीर में जो सबसे लंबी है, सबसे लंबी जो लंबा जो भाग होता है ना पाचन तंत्र का, वो कौन सा होता है, वो यही होता है छोटी आंत का। छोटी आंत का जो भाग है वो सबसे लंबा होता है। ठीक है। उसके बाद में इसमें जब पाचन होता है तो इसमें सबसे अधिक पाचन भी इसी में होगा भाई, सबसे लंबा भाग है तो पाचन भी इसी में होगा। फिर ये आ जाती है बड़ी आंत। तो बड़ी आंत में क्या होता है, सिर्फ जल का अवशोषण होता है, और यहाँ मलाशय में आके भोजन को छोड़ दिया जाता है। मलाशय में भोजन आने के बाद में गुदाद्वार के द्वारा जो भी अपशिष्ट होता है उसको बाहर निकाल दिया जाता है। तो ये था आपका पाचन। कोई दिक्कत हो तो कमेंट करके बताइए और नोट कीजिए।